अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत आने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और उसकी बुनियाद ये खबरें बन रही हैं कि IMF से मुज़ाकरात में तातुल पैदा हो गया है और हुकूमत IMF प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पा रही है, सख्त फैसले नहीं कर पा रही है, मुल्क में मुसलसल दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले में मज़ीद नीचे जा रहा है, सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है और वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानियों का उल्टा असर हो रहा है और तहरीक इंसाफ टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश का इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहा है, हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की गलती यह है कि अब आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजकर 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दें, गैर मुंतखब लोगों को अवाम के फैसलों के सामने सर झुकाना होगा। जोकर्स का एक टोला हमारे सर पे मुसल्लत किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में और एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में, और ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम खम करना होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले 24 तारीख को उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उससे एस्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारों को समझ आ जाएगी कि मुल्क की ज़रूरत इलेक्शन है। और गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इमरान खान ने पंजाब में सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया है और कहा है कि पीछे जो हैंडलर्स बैठे हैं वो इन चोरों को मुसल्लत करके पंजाब में भी इनकी हुकूमत लाना चाहते हैं। यहाँ भी एक तजाद है क्योंकि 2 दिन पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि जब से जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है फ़र्क पड़ा है। पंजाब के अरकान असेंबली के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा था कि कभी कभी लोग अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए भी कह देते हैं कि हमें कॉल्स आई हैं। फ्रैंकली जब से जनरल आसम ने कमान संभाली है मैं ये समझता हूँ कि फ़र्क पड़ा है। अननोन कॉल्स अब नहीं आ रही हैं, मीडिया में इमरान खान को ब्लॉक नहीं किया जा रहा, जो हमारी बात है वो हो रही है, ये अच्छी चीज़ें हैं। जो नेगेटिव चीज़ है ये जो पंजाब में MPs ने आके कहा कि उन्हें जो है वो नीचे कॉल्स आई इमरान खान को, उन्होंने कहा। अब कई दफ़ा ये भी होता है फ्रैंकली कि लोग आके अपनी अहमियत बताने के लिए भी कह देते हैं। सो आई कांट से विद, हम इदारों के साथ बना के रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में 2 रोज़ तक जारी रहने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जामे जायज़ा लिया गया और अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने का अज़म दोहराया गया। फौज की तरफ से पैगाम आ रहा है कि दहशतगर्दी से लड़ना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बात हो रही है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हुकूमत का इस सब पर क्या मौक़िफ़ है? राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही हैं, 2.5 साल की बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब इसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं कि वो ये टेक्नोक्रेट हुकूमत लेकर आ रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत तैयार है कि आप जाएँ, टेक्नोक्रेट आएँ, इलेक्शन ना हो? देखें, हमारी हुकूमत और हम जो है वो आइन से ना आगे ना पीछे, आइन के मुताबिक जो है वो मामलात को, इस मुल्क को जो है वो चलना चाहिए और आइन में किसी किस्म की भी जो है वो मुदाखलत जो कि पहले होती रही है, वही वजह है कि आज मुल्क जो है वो ऐसे दहाने पे खड़ा है कि जिसमें मुश्किलात जो हैं वो सर उठाए खड़ी हैं। और इसमें आइन से रूगर्दानी करके एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान की शक्ल में लाया गया जिसने जो है वो 3.5 पौने 4 साल तबाही की इस मुल्क की, और एक ऐसे इंसान को इस मुल्क की सियासत में दाखिल कर दिया जो कि एक फितना है और जिसके होते हुए ना रवादारी, ना जमहूरियत, ना सियासत, कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसका एक अपना ही बयानिया और अपना ही एजेंडा है। आप मुझे बताएं कि ये चंद दिन पहले तो कह रहे थे कि मैं समुंदर इंसानों का ला रहा हूँ इस्लामाबाद और डेट जो है वो मैं लेके वापस जाऊँगा इलेक्शन की। अभी ये 2 दिन पहले कह रहे थे कि जनाब जो है वो इलेक्शन जो है ये मार्च अप्रैल में हो रहा है। आज उनको कहीं से ख़बर आ गई है कि
जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और 2.5 साल के लिए आ रहा है। यानी ये लोग तो हर रोज़ जो है वो नई कहानी गढ़ते हैं और इस किस्म की अफवाहें और इस किस्म का बयानियाँ गढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहे। वैसा मगर इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कुछ मुलाकातें हुई हैं तो जिसकी बुनियाद पर तौर पे भी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकेगा। मगर मुआशी इस्तेहकाम तो वैसे भी नहीं हासिल हो रहा ना। अब तो इस वक्त तो इमरान खान सड़कों पर नहीं है, मगर जो फैसले करने हैं वो आपसे नहीं हो रहे हैं, IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल हो रहा है, तो इस्लामाबाद में मुलाकातें तो हो रही हैं। 7 माह से देखें, पिछले 7 माह से जो इसने बयानिया अपनाया हुआ है, कभी लॉन्ग मार्च, कभी घिराव, कभी जलाओ, कभी जलसा, कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिया कि जी उसने साजिश कर दी है। ये सारा कुछ जो कर रहा है ये किस मकसद के लिए कर रहा है? उसका मकसद सिर्फ ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम हो। ये बाकायदा पिछले 1 महीने से तो ये कैंपेन कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि जी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये इस किस्म की अफवाहें जो हैं, आप मुझे बताएं कि किसने बात की है इनसे? वैसे मगर क्या आप इनका इतना सोर्स जो है वो पावरफुल है तो बताएं ना कि ये इनके साथ जो है वो बात किसने की है? मीडिया पर आकर शबरदस्ती साहब ने भी कहा है अदम इस्तेहकाम और अनसर्टेनिटी को हवा देने के लिए इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। वैसे मगर आपको पता है ना, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो लाइन लगाकर खड़े होते हैं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, फिर उनके इंटरव्यूज़ होने की बात आ जाती है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर ख़जाना बनेगा, कौन FBR को संभालेगा। ये तो पाकिस्तान में होता रहा है और ये एक मैसेजिंग भी होती है। आपको नहीं लग रहा ये आपकी हुकूमत को मैसेजिंग भी हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि फैसले करो, मईशत संभालो, IMF बहाल करो, वरना टेक्नोक्रेट आ जाएगा? शाहजेब, ये होता रहा है। अब जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा। अगर आइन में कोई प्रोविज़न है और उसमें टेक्नोक्रेट आ सकते हैं, उसमें जो है वो 2.5 साल के लिए आ सकते हैं, तो अगर अब आइन में प्रोविज़न है तो ये हो सकता है। लेकिन अब जो है वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि वो पॉलिटिकल रहेंगे और आइन के मुताबिक जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। अब मामला ये है कि इनको सब्र नहीं आ रहा। ये कभी कोई बात घड़ के जो है वो कभी किसी के मतलब, कभी किसी के मतलब। अभी 2 दिन पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, आज की गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल यानी 90 डिग्री जो है वो उसके अपोजिट है। नहीं, मैं उसमें कह रहे हैं ना वो कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, इलेक्शन नहीं होंगे, पूरा प्रोग्राम कर देंगे तो फिर तो इनके जो है वो इस मुल्क दुश्मन बयानियों को आगे बढ़ाने वाली बात है। वैसे मगर दोनों तरफ नहीं मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। इमरान खान को हो गया कि जी अगर आपकी हुकूमत जाएगी तो टेक्नोक्रेट्स आएंगे, इमरान खान नहीं आएंगे, उन्हें इलेक्शन नहीं मिलेगा। और आपको मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि फैसले करें, फैसले नहीं करेंगे तो टेक्नोक्रेट आ जाएंगे। तो दोनों तरफ मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो गया, या आप सोच रहे हैं कि जी ठीक है फिर टेक्नोक्रेट आ जाए, हमें भी एक बयानिया मिल जाएगा, फैसले तो हमसे हो नहीं रहे, आगे बढ़े मामला? नहीं, देखें, ये बिल्कुल हमें कोई मैसेजिंग नहीं हुई और इनको भी कोई मैसेजिंग नहीं हुई। ये ख़ुद से ही जो है, जो जब सुबह उठते हैं ना तो ये एक नई कहानी जो है ना ये घड़ लेते हैं और फिर झूठ, यानी ऐसी इन्होंने कहानियाँ गढ़ी हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। और फिर इतने ढीठ और बेशर्म हैं कि ख़ुद इतनी घटिया हरकतें करते रहे हैं, चोरी की और हेरा फेरी की और करप्शन की, और फिर अभी भी उसी ढिठाई से दूसरों को करप्ट कह रहे हैं, दूसरों को चोर कह रहे हैं, दूसरों को डाकू कह रहे हैं। यानी ये इनका जो है वो मामला है। कोई इस किस्म की मैसेजिंग जो है ना हुई है, ना कोई इस किस्म का जो है वो मामला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस वक्त जो इकनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर सिर्फ बाकी लोग ही नहीं, इसहाक डार साहब ख़ुद इस बारे में जो है वो फ़िक्रमंद भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत भी इस बारे में फ़िक्रमंद है और हम इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो है वो कोशा हैं। इसमें जो है वो ये कहना कि जी इलेक्शन हल है, इलेक्शन हल नहीं है। इसका हल चार्टर ऑफ इकॉनमी है। आप कह रहे हैं सारे लोग सर जोड़ के बैठें और बैठ के इस दलदल से मुल्क को निकालें, उसके बाद इलेक्शन करवा लें। मतलब आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पहली दफ़ा अब जो मौजूदा सेटअप है उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। ISI का नाम भी लेकर इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो, और आपकी हुकूमत लाना चाहते हैं वो, उनकी हुकूमत हटाकर। बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कल के इंटरव्यू में। नहीं तो ये फिर 2 दिन पहले जो है ये फिर गलत कह रहे थे।
इनकी वो इन्फॉर्मेशन सही थी या ये इन्फॉर्मेशन सही है। पहले इस बात का तो जो है ये फ़ैसला कर लें कि इन्होंने जब हर रोज़ एक झूठ बोलना होता है तो फिर उसको वो कहते हैं ना कि झूठा आदमी जो है ना उसे वो चीज़ याद नहीं रहती कि मैंने पहले क्या किया था। इनको ये याद ही नहीं रहता कि हमने कल क्या बात की थी, उससे एक दिन पहले क्या बात की थी। तो रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई उन्होंने झूठ जो है वो गढ़ना होता है। आप मुझे बताएं कि जो परवेज़ लाई वो तो खुद कह रहा है कि 99% लोग हमारे असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो किसी को मैनेज करने की या किसी को जो है वो किसी को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही टूटे हुए हैं। अच्छा, मगर एतमाद का वोट जो है ये लेना, एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहे हैं 11 से पहले ले लेंगे, आप कह रहे हैं नहीं है 11 से पहले ले लेंगे, आप कह रहे नहीं लेंगे 11 से पहले, किसी सूरत नहीं लेंगे एतमाद का वोट। नहीं, इनके पास है ही नहीं, इनके पास नंबर नहीं है, नंबर से ही लेना है। 186 का नंबर तो चाहिए ना, आप लोग 186 का नंबर नहीं है। तो आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उसका क्या हुआ? तो हमारे जी 10-15 लोग हमारे नोटिस में है कि 10-15 लोग जो हैं वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं हैं। और बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ये फ़ैसला पार्टी ने किया था और लीगल टीम के हवाले किया था कि लीगल टीम जो है वो इस बारे में प्रेपरेशन करे। लेकिन अब इसमें ये भी सूरत है कि पिटीशन दायर हो और उसके बाद पिटीशन लगे तो उतनी देर में 11 तारीख आ जाए, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि जो 11 तक इनको टाइम दिया गया है वो उसमें डे टू डे होना चाहिए कि डे टू डे ये बिज़नेस करें, ये कोई और तरह से जो है वो सूबे के ख़जाने को जो है वो नुकसान ना पहुँचाएँ। तो अब आलमोस्ट जो है वो टाइम जो है वो शॉर्ट जो है वो बनता है। और वैसे भी आपके इल्म में है कि अदालतें जो हैं वो बंद हैं और छुट्टियों पे हैं। अच्छा, मगर आपको क्या अदालतों से रिलीफ की टीम जो है वो इस बारे में काम कर रही है? आपको है अदालतों से रिलीफ की उम्मीद? बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार हिंट कर रहे हैं अदलिया की तरफ और नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि एक इदारा तो न्यूट्रल हो गया है, फौज का वो कहते हैं, मगर दूसरे इदारे में सहूलतकार बैठे हैं और अगर वक्त पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को डर है कि वो नहीं होंगे। आप भी ये समझते हैं? हो सकता है कि उनकी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। बाज़ लोगों का जो है वो बाज़ बेंचेस में उनकी ऑब्ज़र्वेशन, उनके रिमार्क्स ऐसे रहे हैं कि जिससे जो है वो बात जो है वो इस हद तक कही जा सकती है। लेकिन फिर भी एक अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो है ये मुनासिब नहीं है। अदारा मैं समझता हूँ कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के ऊपर इस वक्त अदारों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। कोई इक्का दुक्का आंसर हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ अनासर थे जो इनके धरने के वक्त भी इनको मशवरे देते रहे हैं, इनकी टाइमिंग जो है वो सेट करते रहे, आगे पीछे करवाते रहे हैं। तो उससे आप अदारे को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते। मगर राना साहब, इस वक्त इमरान खान साहब ने ज़ाहिर वो शुरू यहाँ से किया था कि अमेरिका ने साजिश की। अब कल उन्होंने कह दिया कि साजिश यहाँ से शुरू हुई थी और जनरल बाजवा ने की थी, यानी कि अमेरिका पीछे चला गया है। साजिश का बुनियादी इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर है। आप लोगों के साथ मिलकर जनरल बाजवा ने ये पूरा का पूरा जो अदम एतमाद का प्लान था वो एग्जीक्यूट कराया। इमरान खान साहब का भी ये बराह रास्त इल्ज़ाम है। नहीं, ये उस वक्त भी ये झूठ बोल रहा था, अब भी जो है झूठ बोल रहा है, झूठा इंसान है। कोई ऐसा मामला नहीं है। इनके इत्तेहादियों ने इनको छोड़ा। इनके इत्तेहादी जो है वो आपके इल्म में होगा कि 155 वोट पीटीआई के थे कौमी असम्बली में और 155 ही अपोजिशन के थे। पीएमएलएन प्लस पीपल्स पार्टी प्लस जेयूआईएफ प्लस अपना जो अख्तर जान बेंगल साहब। तो जो इत्तेहादी थे वो इनके साथ थे, तो इनके 176 थे। वही लोग वो इनको छोड़ के हमारे साथ आ गए, तो 176 हमारे वोट हो गए। तो इसमें बाजवा साहब ने क्या करना था? ऐसा मगर बाजवा साहब कोई इत्तेहादी इनका जो है वो ये कहे कि बाजवा साहब ने मुझे बुला के कहा था कि तुम इस तरफ चले जाओ। हाँ, ये मोनस अलाई साहब ने ज़रूर कहा है कि जी हमें बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ भेजा था। तो इसके अलावा तो कोई बंदा ऑन रिकॉर्ड नहीं है। मगर हवाओं का रुख बदलता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है उसको देखते हुए। मार्च में क्यों नहीं हुआ होगा कि बाजवा साहब क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेजिंग कम्युनिकेट हुई होगी, या फिर पंजाब में अब नज़र आ रहा है
कि जो इमरान खान मकबूल हैं उनका टिकट कौन नहीं लेना चाहेगा और कौन डी सीट होना चाहेगा या उन्हें नाराज़ करना चाहेगा परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना देकर, तो कहीं ना कहीं से कोई मैसेजिंग नहीं हो रही होगी जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, मैसेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो अगर हो रही होती तो ये चौधरी परवेज़ इलाही जो है यही बिल्कुल असम्बली तोड़ने वाली जो है वो बात के ऊपर स्टैंड ले जाता। ये कोई मैसेजिंग नहीं है। अगर मैसेजिंग होती तो चौधरी परवेज़ इलाही तो मैसेज से बाहर है ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं है मैसेज से बाहर। वो तो जब कोई कहे कि जी ठीक है अपनी मर्ज़ी करें तो फिर मर्ज़ी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा भी उन्हें कोई मैसेज नहीं दिया गया। और बाकी जहाँ तक लोगों का तल्लक है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है और वो ये कहते हैं कि हम इस मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो हमें कह रहे हैं, कोई मैसेजिंग की बात ही नहीं है। और राज साहब, आखिर में आप क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट आपके पास भी आती है, सिविलियन एजेंसियों की कोई रिपोर्ट आपके इल्म में नहीं है जिसमें ये बात हो कि हाँ जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप के हवाले से कोई मीटिंग हो रही है, कोई बातें हो रही हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और उस तरफ से जो है वो कोई इस किस्म का कोई मैसेज या कोई इस किस्म की कोशिश या इस किस्म का राब्ता, बल्कि इस वक्त जो है वो कोई ऐसा सच राब्ता भी नहीं है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या सदाकत है इन बातों में, क्यों इस्लामाबाद में फिर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अंदर की बात उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट सेटअप की खबरों के पीछे क्या कहानी है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब रज़ाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाहते हैं, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं ऐसी कोई खबर ही नहीं है, ये इमरान खान साहब हर 2 दिन बाद एक नया शोशा छोड़ देते हैं। क्या इतलात हैं इस हवाले से? कुछ वाकई हो रहा है ऐसा? शाहज़ेब भाई देखें, जो बतौर एक जर्नलिस्ट के मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब अगर किसी टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे हैं और उनके ख्याल में इस सेटअप के बारे में इस्टेब्लिशमेंट या फौज को सोच रही है तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो 2 दिन तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी थी, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो मामलात ज़ेरे बहस थे, कुछ के बारे में तो आपको ISPR ने बता दिया, कुछ मामलात के बारे में मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक आपको पता चल जाएगा कि फौजी क़यादत जो है वो तो पाकिस्तान में ये जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसको कंट्रोल करने के लिए वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचें कि जब फौज जो है वो दोबारा एक बहुत बड़ा मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन करने की मनसूबाबंदी कर रही है, तो वो अपने आप को किसी टेक्नोक्रेट सेटअप के नाम पर सियासत में कैसे उलझा सकती है। और वैसे भी ये जो फौजी की आदत है, ये बार बार ये कहती है कि जी हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। ये जनरल कमर जावेद बाजवा वाली पॉलिसी नहीं है इनकी कि वो खुद कहते कुछ थे और इदारे के बारे में कहते थे न्यूट्रल है, और खुद वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं थे और बराह रास्त पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर कर रहे थे। तो लेकिन ये जो मौजूदा फौजी क़यादत है, इसकी पॉलिसी जरा मुझे डिफरेंट नजर आती है। तो ये तो फौज का इदारा जो है वो तो मुझे ऐसी किसी तजवीज़ के पीछे नजर नहीं आ रहा, और अगर किसी ने ऐसी तजवीज़ पेश भी की तो उस पर कंसेंसस नहीं होगा। कोर कमांडर्स की मीटिंग में अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे बहस नहीं आई, और अगर किसी ने पेश की तो उस पर कंसेंसस नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ खुद मैंने अपने कानों से सुनी है और आंखों से देखी है कि मौजूदा हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इस हुकूमत की कुछ शख्सियात जो हैं वो ये बात ज़रूर कर रही हैं, और मैं आपको ऐनी शाहिद के तौर पर बता रहा हूँ कि इंतखाबात जो हैं वो 2023 की बजाय 2024 में करवाए जाएं, और इसके लिए उनके पास बहुत सी वजूहात हैं, वो उस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो एक जगह पे जहाँ भी ये बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो इस पर हम जैसे लोग तो आपकी बड़ी सख्त मुखालफत करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर हम आइन से कोई रास्ता निकाल लें, अगर अदालत जो है वो हमें इजाज़त दे दे। तो मैंने कहा जी अदालतें तो जस्टिस मुनीर की तरह बहुत से फैसले देती हैं, तो उनको अगर आप आइन के मुताबिक करार दे भी दें
तो तारीख का फैसला जो है वो आपके खिलाफ होगा। तो इमरान खान साहब की राय से मैं इत्तेफाक नहीं करता। फौज की तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो ना ज़ेर गौर है, ना ही उन्होंने इस पर कोई सलाह मशवरा किया है। उनका फोकस सिक्योरिटी सिचुएशन है। अलबत्ता हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है और पीपल्स पार्टी से भी है, जो कि आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। मगर हामिद मीर साहब, अचानक ये क्या हुआ कि इमरान खान साहब बैक टू बैक इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में उन्हें हर हाल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, इनसे कुछ नहीं समझ रहा, जनवरी में फौज को भी समझ में आ जाएगा, अदलिया को भी समझ में आ जाएगा। आज सहाफियों से मिलकर उन्होंने कह दिया कि उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, और ज़ाहिर फिर इस्टेब्लिशमेंट पर ही जिम्मेदारी डाली कि जब तक वो नहीं चाहेंगे इलेक्शन नहीं होंगे। और आप कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत इस वक्त सोच रही है दहशतगर्दी से कैसे निपटना है। इमरान खान ने अब बराह रास्त जो मौजूदा सेटअप है उस पर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये हैंडलर हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस हैं, और तवज्जो इस वक्त जो दीगर मामलात हैं उस पर नहीं है, जो दहशतगर्दी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो बड़ी बराह रास्त तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है मौजूदा अस्करी क़यादत पर भी। देखिए, वो नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक कोई असल बात उन्होंने नहीं बताई। यानी कि वो बाजवा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि परवेज इलाही साहब बुरा मनाते हैं, जब भी इमरान खान साहब बाजवा साहब का नाम लेते हैं तो परवेज इलाही साहब बुरा मना जाते हैं। तो परवेज इलाही साहब का दिल रखने के लिए या किसी मजबूरी के आलम में या परवेज इलाही साहब के दबाव में आके अब इमरान खान साहब आजकल बाजवा साहब का नाम नहीं ले रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं शाहजेब साहब के इमरान खान साहब अगर चाहें तो बाजवा साहब के बारे में 2-3 नहीं 5-6 ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिससे मुल्क में बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है, लेकिन वो नहीं बता रहे। असल बात तो बताते नहीं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नहीं बता रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब जो हैं शायद वो अभी तक इस इंप्रेशन में है कि जिस तरह जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो बज़ाहिर ये कहते थे जी कि फौज न्यूट्रल है, लेकिन अंदर से वो कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो अभी भी वैसा ही हो रहा होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें तो मुझे तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके कुछ साथी जो हैं उन्होंने ज़रूर इस पे सोचा है, और कुछ लोग अभी तक सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे और ये टेक्नोक्रेट को नहीं लेके आएंगे, ये खुद ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और इसके लिए इनको किसी ने आइन में से कोई रास्ता भी बताया हुआ है, और वो जाहिर बात है वो इमरजेंसी का रास्ता ही होगा। अब ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कोई अगर तो हालात जो हैं वो कुछ बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इलेक्शन करवा देंगे, वरना इस हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि ये हुकूमत चलती रहे, क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत के अंदर काफ़ी गड़बड़ की सूरत हाल है, और इस गड़बड़ की सूरत हाल में बहुत से लोग जो हैं वो अपना अपना उल्लू जो है वो भी सीधा कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो फ़ायदे भी उठा रहे हैं। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो 2-3 पार्टियां हैं। एक पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और JUI है, और इसके अलावा भी 1-2 पार्टियां हैं। वो ये चाहती हैं कि हम कोई ब्रेक थ्रू कर दें 3 महीने में, 4 महीने में, और इलेक्शन जो है वो 2023 में हो जाए। लेकिन इनके अंदर, मैं बार बार आपको एक रिपीट कर रहा हूं बात, एक एनिशाद, इनके अंदर ऐसे लोग हैं जो इनको मिसगाइड कर रहे हैं कि 2024 तक भी हम इलेक्शन ले जा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इससे इस्टेब्लिशमेंट पर भी सवाल उठेंगे। जाहिर बात है इमरान खान को मौका मिलेगा, वो इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करेगा, वो जुडिशरी को भी बदनाम करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है शहबाज शरीफ साहब के लिए और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, कि जितनी आइन में गुंजाइश मौजूद है, जो बात आप लोग तवातर के साथ कहते आ रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होगा, अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा, तो उसी तक रहें, उससे आगे मत जाएं। मगर हामिद साहब एक और इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान साहब ने, और डायरेक्टली लगाया अगेन, और हैंडलर कह दिया कि ये पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की हुकूमत लाना चाहती है और नहीं चाहती है कि हम असेंबली किसी तरह तहलील करें। बराना सनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने करना होगा तो वो डायरेक्टली परवेज इलाही को कह देंगे। परवेज इलाही तो कभी भी उनके अहकाम के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट मरकज़ में वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना चाहती है, पंजाब में वो कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत लाना चाहती है? असल में शाहजेब भाई, आपको अगर याद हो कि जब पिछले आज से 4 साल पहले जुलाई 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन में बहुत से लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं आपको भी और आपके नाजरीन को भी। उस इलेक्शन में पंजाब में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने आई थी वो मुस्लिम लीग नून थी। सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं थी उसके पास, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। और
कानून के मुताबिक हुकूमत जो है पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून ने बनानी थी, लेकिन उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी लेड बाय जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला जोड़ तोड़ किया, सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की, और उन्होंने कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो है वो प्लेट में रख के इमरान खान साहब को दिए, कुछ मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़ के वो इमरान खान साहब के हवाले कर दिए, और इस तरह वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई और बुज़दार साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इमरान खान साहब को ये सारी बात याद है, उनको पता है कि किस तरीके से किस किस आज़ाद एमपीए को, मुस्लिम लीग नून के किन किन एमपीएस को किस किस तरीके से घेर घार के उनकी तरफ लाया गया था। तो वो अब याद माजी अजाब है यार, ये जो याद माजी है ना, ये इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक अजाब बना हुआ है। उनका ये ख्याल है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे जोर ज़बरदस्ती से वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो गई थी, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती पंजाब में एमपीएस को तोड़ के और मेरे हवाले किया और मैंने वहाँ पे पंजाब में हुकूमत बनाई, तो अब भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन आप देखें ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो डबल ट्रिपल पॉलिसियाँ हैं, वो तो उसकी तो गवाही खुद जो है वो परवेज लाई साहब ने दे दी है कि परवेज लाई साहब का मामला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल तय पा गया था और बाजवा साहब के कहने पे वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए थे। और मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास गवाह मौजूद हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM को भी ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। आज मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आपकी वसादत से चैलेंज करता हूं कि मेरी तरदीद करें, मैं उस बंदे का नाम लूंगा जिसके जरिए बाजवा साहब ने मैसेज दिया था MQM को और BAP को कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन क्योंकि अदारा न्यूट्रल था, ISI जो है वो कोई सिग्नल नहीं दे रही थी, तो इसलिए MQM और BAP जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। तो बाजवा साहब कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी तरह बचा लें, लेकिन बचा नहीं सके क्योंकि वो कोशिशें करते थे प्राइवेट तरीके से। अदारे की पॉलिसी कुछ और थी, उनकी पॉलिसी कुछ और थी, तो ये सारी कंफ्यूजन है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो यही समझते हैं कि जो बाजवा साहब जो हैं वो न्यूट्रल पॉलिसी के बावजूद मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बचाने में कामयाब नहीं हुए, तो शायद अभी भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम खबर है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। वज़ीर ख़जाना भी इसकी बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, मगर मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। डॉलर का ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, 32 रुपये पर पहुँच चुका है। स्टॉक मार्केट में एतमाद नहीं है, सरमायाकार परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। आज भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने स्टॉक मार्केट में एक तकरीब से खिताब किया और ये एतमाद देने की कोशिश की कि मईशत दुरुस्त सिमत में जाएगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। IMF का प्रोग्राम पहले भी मुकम्मल किया था और एक बार फिर मुकम्मल करेंगे। मगर स्टॉक मार्केट से उनके खिताब के बाद 100 इंडेक्स पौने 800 पॉइंट्स गिर गया और फिर 523 पॉइंट्स गिरकर 39,279 पॉइंट्स पर बंद हुआ। देखिए वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा था। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। फिर शुरू हो गया ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मगर मसला सिर्फ पाकिस्तान में लोगों के मनफी बातें करके पैनिक फैलाने का नहीं है। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज, फिच और S&P ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है। और जब आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग B से एक नॉच कम करके CCC+ की, तो इसकी वजह पाकिस्तान की एक्सटर्नल और फिस्कल सूरत हाल का ख़राब होना बताया और दीगर वजूहात में सैलाब, महंगाई, बढ़ती आलमी शरह सूद, इंतहाई कम ज़र मुबादला के ज़खायर का पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बरकरार रहना बताया। IMF किस्त बहाल नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप इंतहाई बुलंद सतह पर है। दोस्त ममालिक पैसे देने को तैयार नहीं है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.1 अरब डॉलर की सतह पर हैं, यानी महज 5 हफ्ते की दरामदाद के पैसे हैं। अगर डॉलर और सोने के रेट में सट्टेबाजों को मौका मिल रहा है और ये दोनों मार्केट से गायब हैं या इंतहाई महंगी कीमतों पर दस्तयाब हैं, तो इसका मतलब है
कि लोगों का रुपए पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है, मईशत पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है और ये सब मसाइल IMF के मुतालबात मानने और किस्त आने तक हल नहीं होंगे अगर सब पाकिस्तान में मस्बत बातें भी शुरू कर दें, तब भी मार्केट्स का एतमाद महज बातों से बहाल नहीं होगा, क्योंकि आदाद-ओ-शुमार एक खतरनाक कहानी बयान कर रहे हैं। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। वैसे बड़ी अग्रेसिव तकरीर की वज़ीर ख़जाना ने, बड़ा एतमाद देने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट कोई 850 पॉइंट्स गिर गई, 550 पॉइंट्स माइनस जाके बंद हुई, जुलाई 2020 के बाद लोवेस्ट लेवल पर आ गई है। क्या वजह है कि एतमाद नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब भाई। मेरे ख्याल में उनकी तकरीर में कोई नई बात शायद नहीं थी, वही पुरानी बातें थी और डिफ़ॉल्ट का भी इन्होंने इत्मीनान दिलाने की कोशिश ज़रूर की है, मगर जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो है नंबर्स को देखते हैं और IMF की जो मुज़ाकरात डिले हुए हैं उससे रिज़र्व की पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई है और ये भी मार्केट में इतलात हैं या स्पेकुलेशन है कि जो कल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का नंबर आएगा वो मज़ीद नीचे होगा। दूसरी जानिब उन्होंने बड़ी कोशिश की डेट टू GDP रेशो से भी जस्टिफाई करने की, मगर पाकिस्तान का मसला शायद डेट टू GDP रेशो नहीं है, पाकिस्तान का मसला है डेट रीपेमेंट डॉलर की, चूँकि डॉलर की डेट रीपेमेंट कोई 20-25 बिलियन है सालाना और पाकिस्तान के पास रिज़र्व कम है। तो मेरे ख़्याल में तकरीर का असर कुछ हुआ नहीं। इसकी रीज़न ये थी कि शायद तकरीर में कोई नई बात भी नहीं थी। दूसरा, जिस तरह IMF डिले हो रहा है और जो सेंट्रल बैंक कह रहा था कि 1.2 बिलियन का एक बैंक का कमर्शियल लोन था जो जल्दी दोबारा आ जाएगा, उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है और $3 बिलियन का जो सऊदी अरेबिया से जो डिपॉजिट आना था स्पेशल, उस पर भी डेवलपमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में सरमाया का नंबर्स देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं एक्सटर्नल अकाउंट में, और जो तकारीर हैं शायद उससे इतने ज़्यादा वो कन्विंस नहीं हो रहे। यानी कि फिर ऐसी सूरत हाल में जब तक IMF की खबर नहीं आती तो मुश्किल टाइम रहेगा और IMF की खबर आ भी जाए, मामला IMF के साथ तय हो भी जाएं, तब भी आपको लगता है कि खतरात बरकरार रहेंगे या खतरात ख़त्म हो जाएंगे? कुछ ठहराव आएगा मगर ख़तरा तो ख़त्म नहीं होगा। जो फंडिंग गैप है वो बहुत बड़ा है, ना सिर्फ फंडिंग गैप बड़ा है, बाकी जो दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के हालात अच्छे नहीं हैं। पहले कमर्शियल लोन मिल जाता था, यूरो बॉन्ड से मिल जाते थे, तो 5 से 6 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिल रहा था वो वाली फंडिंग लाइन बंद हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि IMF अगर आ भी जाएगा तो एक टेम्प्रेरी पाकिस्तान को सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, मगर इवेंचुअली मीडियम टर्म में पाकिस्तान को अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या फिर कोई दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि तेल की कीमतें $40-50 हो जाएं या दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत बेहतर हो जाएं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज IMF के आने से भी जो मेन मसला है पाकिस्तान की, जो अगले कुछ सालों की डेट रीपेमेंट है, वो मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।